अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साहिब सेकवाली पर। आज हम एक ऐसे टूल की बात करने जा रहे हैं जो समझिए सॉफ्टवेयर के लिए एक एक्सरे मशीन की तरह है, जो उसके अंदर छुपे हर राज को बिना उसे हाथ लगाए जाहिर कर देता है। तो सोचिए जरा, ये वही सवाल है जो हर सिक्योरिटी एनालिस्ट की रातों की नींद उड़ा देता है। सामने एक मशकूक फाइल पड़ी है, बस एक क्लिक और पूरा का पूरा नेटवर्क हो सकता है आग की लपेट में आ जाए। तो असल सवाल यही है कि इस डिजिटल बॉम्ब को चलाए बगैर इसके अंदर क्या है, ये आखिर पता कैसे लगाया जाए। तो आज हम इस सफ़र में सबसे पहले उस उलझन को समझेंगे जिसका एनालिस्ट हर रोज सामना करता है। फिर हम अपने हीरो यानी कैपरा से मिलेंगे और देखेंगे कि वो इस मुश्किल का हल कैसे निकालता है। फिर उसकी रिपोर्ट को डिकोड करना सीखेंगे, उसके काम करने के तरीके को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये टूल आज की डिजिटल दुनिया में इतना अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, तज्जियाकार की उलझन। जरा इमेजिन करिए, एक बंद संदूक मिला है। अंदर क्या है ये जानना तो है, लेकिन उसे खोलने से कोई खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल यही है अनजाने कोड को चलाने का रिस्क। देखिए, इस मसले से निपटने के मोटे मोटे दो रास्ते हैं। एक है डायनामिक एनालिसिस, मतलब सीधा सीधा उस बम को चलाकर देख लें कि भाई होता क्या है। जाहिर सी बात है, इसमें रिस्क तो स्काई हाई है। फिर दूसरा रास्ता है स्टैटिक एनालिसिस, यानी बम को खोले बगैर उसके नक्शे को, उसकी वायरिंग को पढ़ना। ये कहीं ज्यादा महफूज है क्योंकि हम कुछ चला तो रहे नहीं है ना। और बस इसी स्टैटिक एनालिसिस के मैदान में हमारा हीरो कैपा कदम रखता है। ये एक बहुत ही खास ऑटोमेटेड टूल है जो रिवर्स इंजीनियरिंग के माहिरीन के बगैर ही हमें उस बंद संदूक के अंदर झांकने की सलाहियत दे देता है। तो कैपा है क्या? इसे साइबर सिक्योरिटी की मशहूर कंपनी मैंडिएंट ने बनाया है। इसका काम बहुत सीधा सा है। ये किसी भी फाइल को स्कैन करके बताता है कि वो क्या कर सकती है। क्या वो नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है? क्या वो फाइल्स को तब्दील कर सकती है? या फिर प्रोसेस इंजेक्शन जैसी अहम टेक्निक इस्तेमाल कर सकती है, जहां वो किसी और प्रोग्राम के अंदर अपना कोड डालकर चलती है? कैपा की जो असल खूबी है वो इस बात में है कि ये बरसों की रिवर्स इंजीनियरिंग की महारत को एक सिंगल ऑटोमेटेड टूल में पैक कर देता है। इसने इस मुश्किल फन को आम लोगों तक पहुंचा दिया है, जिससे अब जूनियर एनालिस्ट भी वो काम कर सकते हैं जो पहले सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कर पाते थे। ये तेजी से फाइल की रूह तक पहुंचने में मदद करता है, बिना कोड की हर एक लाइन को पढ़े। अच्छा जी, तो चलिए अब असल काम की तरफ बढ़ते हैं। अब वक्त है कैपा की रिपोर्ट को आसान लफ्जों में समझने का। ये समझ लें एक खुफिया पैगाम की तरह है जिसमें फाइल के सारे इरादे लिखे होते हैं। आइए इस पैगाम को पढ़ना सीखते हैं। रिपोर्ट की शुरुआत हमेशा फाइल के डिजिटल फिंगरप्रिंट से होती है। ये जो MD5, SHA-1 और SHA-256 हैशेस हैं, ये ऐसी यूनिक वैल्यूज़ हैं जिनसे इस फाइल को पूरी दुनिया में पहचाना जा सकता है। इसके साथ ही हमें OS और आर्किटेक्चर जैसी बुनियादी मालूमात भी मिल जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प चीज़ है ना, वो है इसकी मैपिंग माइटर ATT के फ्रेमवर्क के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपा फाइल के बिहेवियर को सीधा उस ग्लोबल नॉलेज बेस से जाकर जोड़ता है जहां दुनिया भर के अटैकर्स की टैक्टिक्स, टेक्निक्स सब कुछ लिखा हुआ है। इससे हमें फौरन आइडिया हो जाता है कि भाई ये मैलवेयर किस किस्म के हमले का हिस्सा हो सकता है। जैसे यहाँ डिफेंस इवेजन एक टैक्टिक है और ऑब्फस्केटेड फाइल्स उसको अंजाम देने की टेक्निक है। अगर माइट्रा एटीटीक एक हाई लेवल बैटल प्लान है, तो मैलवेयर बिहेवियर कैटलॉग या MBC उस प्लान की और भी तफसीली किताब है। ये एटीटीक के कॉन्सेप्ट्स को मजीद गहराई देता है और मैलवेयर के खास बिहेवियर्स को बयान करने के लिए एक स्टैंडर्ड जबान देता है। मिसाल के तौर पर एंटी बिहेवियरल एनालिसिस यानी तज्जिए से बचने की कोशिश। इसके बाद आती हैं मैक वैल्यूज। ये मैलवेयर के किरदार को, उसके रोल को बयान करती हैं। जैसे अगर रिपोर्ट में लॉन्चर लिखा है तो इसका मतलब है कि ये फाइल दूसरे एक्शंस को शुरू करती है, जैसे अपने आप को सिस्टम में मुस्तकिल बनाना या अपने मास्टर यानी C2 सर्वर से राब्ता करना। और अगर डाउनलोडर लिखा है तो इसका काम इंटरनेट से मजीद खतरनाक पेलोड्स डाउनलोड करना है। लेकिन सवाल यह है कि कैपा ये सब करता कैसे है? आखिर इसके पीछे क्या जादू है? चलिए अब कैपा के इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं कि उसके हजारों रूल्स इतनी खूबसूरत तरतीब में आखिर रखे कैसे गए हैं। कैपा अपने रूल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेम स्पेसेस का इस्तेमाल करता है। इसको एक लाइब्रेरी की तरह समझ लें। सबसे ऊपर एक बड़ी कैटेगरी है, जैसे साइंस फिक्शन। हमारे केस में ये टॉप लेवल नेम स्पेस है एंटी एनालिसिस, मतलब वो तमाम टेक्निक्स जो जांच पड़ताल से बचने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब उस साइंस फिक्शन के सेक्शन के अंदर एक छोटी सी शेल्फ है जिसका नाम है स्पेस ट्रैवल।
बिल्कुल इसी तरह एंटी एनालिसिस के अंदर एक और स्पेसिफिक नेम स्पेस है, एंटी वीएम। इस शेल्फ पर वो तमाम रूल्स हैं जिनका काम वर्चुअल मशीन्स को पहचानना है। और आखिर में उस स्पेस ट्रैवल वाली शेल्फ पे रखी एक स्पेसिफिक किताब, यही है असल कैपेबिलिटी, वो रूल जो आखिरकार मैच हुआ है, रेफरेंसेस एंटी वीएम स्ट्रिंग्स। तो देखा, एक बड़ी कैटेगरी, उसके अंदर एक सब कैटेगरी और फिर एक स्पेसिफिक रूल। इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल है इसका स्ट्रक्चर। तो अब जब हम केपा के काम करने का तरीका समझ चुके हैं, आइए वापस अपने एनालिस्ट के पास चलते हैं और देखते हैं कि ये टूल उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली लाता है। क्यों है ये आज इतना ज़रूरी? तो आखिर में कापा एनालिस्ट्स को क्या देता है? ये उन्हें देता है वक्त, ताकि वो फाइल्स को मिनट में परख सकें। ये उन्हें देता है हिफाजत, क्योंकि खतरनाक कोड को चलाना नहीं पड़ता। ये उन्हें देता है ताकत, क्योंकि अब हर कोई एक्सपर्ट जैसा तज्जिया कर सकता है। और सबसे बढ़कर ये उन्हें देता है सिम्त यानी डायरेक्शन, ताकि वो किसी हमले को फौरन समझकर उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। साइबर सिक्योरिटी की इस कभी ना खत्म होने वाली चोर सिपाही की लड़ाई में, जहां हमलावर हर दिन ज्यादा चालाक हो रहे हैं, कैलिकपा जैसे टूल्स हमारी ढाल हैं। लेकिन इससे एक सवाल जरूर पैदा होता है, आने वाले कल में ऑटोमेटेड एनालिसिस के टूल्स कैसे होंगे? वो क्या कर पाएंगे जो आज हम सोच भी नहीं सकते? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।